एक कातिल पिछले 15 सालों से प्रशासन और दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। और फिर जब वह एक दिन पकड़ा जाता है तो वो पुलिस वालों से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि मुझे इतना बतलाइए कि आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे, मुझे कैसे पकड़ा गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। यह कहानी है वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 2003 की। सुबह का समय था। अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन नाम के एक व्यक्ति की फोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से जो उनसे कहा जाता है उसे सुनकर ओके कृष्णन जी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। दरअसल दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार जीनाराज की आवाज सुनाई देती है, जो रोते हुए यह कह रहा था कि घर में एक बड़ी लूट की वारदात हुई है और लुटेरों ने इस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की हत्या कर दी। अब जैसे ही बेटी की मौत की खबर ओके कृष्णन सुनते हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। आनन फानन में कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागते हुए अपनी बेटी दामाद के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर ये लोग देखते हैं कि घर का पूरा सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा है और सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है और उसके ठीक बगल में उनका दामाद यानी सजनी का पति तरुण बैठे हुए हैं, जो दहाड़े मार मार कर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, मगर अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। पहली नजर में यह लूट के दौरान की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक करके सभी चीजों की बारीकी से जांच करते हैं और घटनाक्रमों को समझने के लिए मृत महिला के पति तरुण से पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार मार कर रोता चिल्लाता रह रहा था। इस कारण पुलिस वाले ज्यादा दबाव देकर उससे और अधिक पूछताछ नहीं करते हैं और फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। इधर तरुण जरूर दहाड़े मार मार कर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की इस हरकत से लोगों के जेहन में सवाल आने लगते हैं कि कहीं इस लूटपाट और हत्या के पीछे तरुण का ही तो हाथ नहीं है। स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो यह होती है कि जब तरुण को अंतिम बार हॉस्पिटल में सजनी को देखने के लिए ले जाया जाता है, तब भी खोजी कुत्ता तरुण पर ही भौंकना शुरू कर देता है। यहां भी कुत्ते की हरकत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जाती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मगर घटना के अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2003 को अचानक ही अस्पताल से तरुण लापता हो जाता है। तरुण का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस हर संभव तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तरुण को ढूंढा नहीं जा सक रहा था। अब लोग खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ रहे थे। यही जान रहे थे कि जरूर सजनी की हत्या में तरुण का ही हाथ रहा होगा। इस कारण
खोजी कुत्ता तरुण पर ही भौंक रहा था। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कोई भी अता पता नहीं चलता है। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम रहती है। 2004 का समय आ जाता है। सजनी के ससुराल पक्ष के लोगों का पुलिस लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाती है, मगर पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब 2006 का साल आ चुका था। साल 2006 में भी पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहती है। ऐसे में सजनी के पिता इंसाफ मांगने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। शुरुआत में सजनी के माता पिता नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल फिर से खोलकर जांच करने के आदेश देते हैं। इसी के बाद 2006 में एक बार फिर से इस केस की फाइल खोली जाती है और जांच जोर शोर से शुरू कर दी जाती है। इस बार जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर AK शर्मा को दी जाती है। यहां तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, मगर अब तक ना तो सजनी के कातिलों का और ना ही सजनी के पति तरुण का पता चल पाता है। 6 साल बीत जाते हैं और अब साल आ जाता है 2012 का। इस मामले की जांच DCP दीपन भद्रान के नेतृत्व में शुरू होती है। DCP भद्रान नए सिरे से इस केस की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक एक शख्स की हिस्ट्री को खंगाला जाता है। यह टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने में रखती है। इसके पीछे की सोच यही थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत सारे सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर पर आने जाने वाले कॉल की भी निगरानी की जाने लगती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। ऐसे अगले कई महीनों तक चलता रहता है और इस दौरान पुलिस की कई टीम लगभग 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी व्यक्ति से नहीं मिलता है। शुरुआती नाकाम के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वे लोग तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। खास तौर पे तरुण की मां एनम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाने लगती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर एनम्मा के मोबाइल पर एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और अपना भेष बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही तरुण की मां एनम्मा तक पहुंचते हैं और फिर यहां नाटक करके किसी तरह उसी घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगते हैं। यहां पुलिस का टारगेट था कि शायद एनम्मा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ अता पता मिल सकता है। पुलिस को यहां तो बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, मगर एनम्मा के कुछ पड़ोसी जरूर पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहां गेस्ट के तौर पर रहते हुए पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं। तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस बूढ़ी एनम्मा के 2 बेटे हैं।
जिसमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है और दूसरा साउथ इंडिया में कहीं रहता है। यह पुलिस के लिए छोटी मगर काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी एनेमा पर ही बनाए रखते हैं। उस वक्त जांच में सामने आता है कि एनेमा बीच बीच में केरल भी जाती है। जब पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी एनेमा पर बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केरल जाने के बाद तरुण की मां बेंगलुरु भी आई हुई है। अब पुलिस वाले इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एनेमा का बेंगलुरु जाने के पीछे की वजह क्या है, और फिर इसका जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अब एनेमा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले एक एक नंबर की डिटेल्स खंगालना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक नजर बनाने के बावजूद पुलिस को एनेमा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल पर नजर बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की यह मेहनत फाइनली उन लोगों के लिए एक दिन कामयाब होती नजर आती है। दरअसल एक दिन एनेमा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है, जो बेंगलुरु में ही रह रही है। इधर पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से एनेमा के मोबाइल पर एक और फोन आता है। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का तरुण नाम नहीं था। पुलिस वाले अब दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल इंडिया की ऑफिस के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया जाता है तथा ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नजर रखने को कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली नजर रखने वाला एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहे शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को उसने इस बिल्डिंग में देखा है। पुलिस वाले जब उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि जिसे पुलिस तरुण बता रही है असल में वह ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव प्रवीण भटेले हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदलकर रह रहा है। जानकारी बहुत बड़ी थी, इसलिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना यह प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तरुण को इस बात की भनक लग गई तो वो लापता हो सकता है। इसलिए अब तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हैं और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। पिछले 15 सालों में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वह पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने भी अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। इससे यह कंफर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति असल में तरुण ही है, जो प्रवीण भटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो।
तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपाए रखा था उसे पुलिस ने पता कर ही लिया है। इसलिए वह भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण पुलिस से एक सवाल पूछता है कि आप मुझे बस इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाली सजनी के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वह खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की दबाव में आकर वो बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर 2002 में सजनी से ही शादी कर लेता है। बहुत जल्द वो शादी से ऊब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वह उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद वो भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है तथा अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूट का नाटक करता है। पहले ही पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है। उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहां से भागने के बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को वहां से यह कहते हुए निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के खुलासे के मुताबिक इसके बाद वह भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त प्रवीण भटेले के पास जाता है। प्रवीण भटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण प्रवीण को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब उसके पास ना तो घर है, ना पैसा और ना ही कोई जॉब, इसलिए उसे कोई काम दिलाए। तरुण की हालत देखते हुए प्रवीण उसे अपनी ही एक कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है। यही काम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वह धीरे धीरे प्रवीण से काफी नजदीकी बनाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान वह चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट और कॉलेज का सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है। तरुण उन डॉक्यूमेंट में प्रवीण की जगह अपनी फोटो लगाकर खुद ही प्रवीण भटेले के तौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भटेले के नाम पर पासपोर्ट समेत दूसरे कई सरकारी डॉक्यूमेंट भी बनवा लेता है। कुछ समय तक इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां वह प्रवीण के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है। वह कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के टूर पर भी जाता है। कमाल की बात तो यह थी कि वो ये दौरा और जॉब सब कुछ फर्जी दस्तावेज के दम पर कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही तरुण की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद तरुण निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलुरु में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलुरु आते थे तो तरुण निशा से कहता था कि उनके चाचा और चाची हैं। समय के साथ
तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बन जाते हैं। इन सभी खुलासे के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वो जेल में ही है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा बताती है कि वह तो इस शख्स को केवल प्रवीण भटेले के तौर पर जानती है। फिलहाल की बात करें तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार वह अलग अलग ग्राउंड पर बेल की अपील करता रहता है, मगर उसे किसी भी अदालत द्वारा बेल नहीं दी गई है और फिलहाल वो जेल में ही है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था तो देश में जमकर अहमदाबाद पुलिस की प्रशंसा हुई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बतलाएं। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।